ओके, सो फॉर द पर्पस ऑफ क्लास 12 सीबीएसई हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आज मेरा टारगेट होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे जाने के पहले एक बार जेंटली हम रिकॉल कर लें कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में AS3 के अकॉर्डिंग हमें बाइफर्केशन करना होता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, और इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को के मूवमेंट को, राइट, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये मीनिंग आना ज़रूरी है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किन्हें कहा जाता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। जब हम जैसे कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है, इस वजह से वो कैश फ्लो नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ सेल करके कुछ फंड रिसीव कर रहे हैं, तो अगेन ये भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये विद इन द कैश हमने मूवमेंट की है। तो सबसे पहले इस चीज़ को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये मूवमेंट्स ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज, ये कैश फ्लोज ही नहीं है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज कैसे कहला सकते हैं। तो जो चीज़ कैश फ्लो ही नहीं है, ठीक है, उसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। सो कैश फ्लोज मतलब कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। जहां तक बात है मूवमेंट बिटवीन आइटम दैट कॉन्स्टिट्यूटेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जब इनके बीच में आपस में ही मूवमेंट होती है तो हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, या फिर आपने सेल परचेज की है किसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये कैश फ्लो ही नहीं है, दे आर नॉट कैश फ्लोस। तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि कैश फ्लो क्या होता है और क्या नहीं होता। अब हम आगे बात कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लोस क्या होंगे। तो पहले इसे समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ में आ गई तो उससे रिलेटेड कैश फ्लो भी समझ में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब 2 तरीके से देखा जाता है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो सेल करता है अपने गुड्स को, तो ये उसका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेजर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, जैसे कि सेल्स। तो सेल्स करने के लिए जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो, अब सेल्स करने के लिए वो गुड्स परचेज करता है, एक्सपेंस इनकर करता है, डायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली सेल्स करने के लिए कर रहे हैं, राइट। सो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं, सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में फीस जनरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज आप करोगे वो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो सेल्स हो सकती है, फीस हो सकती है, कोई और नाम हो सकता है। तो जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से ये डिसाइड हो जाएगा। जहां से आप बेसिकली रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, उस रेवेन्यू को जनरेट करने वाली सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। ये इसका एक पार्ट। और कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग कहलाती हैं, ये तो एक पॉजिटिव तरीके से डिफाइन कर दिया हमने। एक नेगेटिव तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, कि जो एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंसिडर की जाएंगी। मतलब आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये एक्टिविटी कहीं फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कैरेक्टर में आती है तो वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कैरेक्टर में आती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंसिडर की जाएगी। और जो हमें लगता है कि यार प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी भी नहीं है, तो क्या वो ऑपरेटिंग बन सकती है? आंसर इज यस। अगर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
या फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, इवन दो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें फील नहीं हो रही है ड्यू टू द रीजन कि हमें लग रहा है यार ये तो सेल्स के लिए जरूरी ही नहीं था, फिर भी हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक रेसिडुअल हेड है। जो प्रिंसिपल जनरेशन के लिए एक्टिविटीज की जाती है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती ही हैं, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं ही। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि जो इन्वेस्टिंग में भी नहीं जा सकती और जो फाइनेंसिंग में भी नहीं जा सकती वो भी ऑपरेटिंग है। तो ऑपरेटिंग के लिए पहले हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की भी तो लेनी पड़ेगी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटीज़ को भी ग्राउंड बना के हम ये डिसाइड करेंगे कि यार कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है, कोई पर्टिकुलर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो फिर उसे हमें ऑपरेटिंग कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम एक्विजिशन या डिस्पोजल, एक्विजिशन करने से होता है आउटफ्लो, डिस्पोजल करने से होता है इनफ्लो। तो आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है कि किसकी वजह से, एक्वायर की है, एक्विजिशन मतलब परचेज की है कोई लॉन्ग टर्म असेट, लॉन्ग टर्म को ध्यान रखो, अदर इन्वेस्टमेंट या कोई और अदर असेट। तो अगर हम कोई लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट असेट, मतलब एक तरह से होते हैं ना फिक्स असेट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है कि वहां पर कोई रिटर्न जनरेट करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, वो कोई हम ऑपरेशन के लिए नहीं करते, बट फिक्स असेट तो ऑपरेशन में यूज होती है। तो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म असेट या अदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सारी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो अगर मैं फिक्स असेट परचेज करता हूं मतलब कैश का आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिक्स असेट सेल करता हूं, कैश का इनफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कोई अदरवाइज इन्वेस्टमेंट है जो मैंने परचेज किए हैं या सेल किए हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। पर ये वो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो कैश में इंक्लूड नहीं हुए थे, ये वो इन्वेस्टमेंट होने चाहिए जो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड नहीं होते। कैश इक्विवेलेंट में कौन से इन्वेस्टमेंट आते हैं, 3 महीने से कम पीरियड के वो इन्वेस्टमेंट जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, और अगर हम उन्हें कन्वर्ट करें तो कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू का लॉस नहीं होगा। ये मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूं कि कौन से इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। तो उन इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के अदरवाइज कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएंगे। आगे चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, फंड्स को लेके आने की एक्टिविटीज। और फंड्स आप कहां से लेके आते हो, जैसे आप ऑनर से पैसे लेके आते हो या बोरोइंग से पैसे लेके आते हो, दो ही तो तरीके होते हैं फंड्स लाने के। तो ऑनर से अगर आप शेयर इशू करके पैसे लेके आए हो, इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं वगैरह वगैरह, और अगर आप बोरोइंग करके पैसे लेके आए हो, उधार लेके पैसे लाए हो, तो वो फंड्स या वो कैश भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो आएगा और उसकी कैटेगरी हम समझ के रखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होंगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो मैं ये जो इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका छोटा सा अगर मैं कंक्लूजन बनाऊं तो कंक्लूजन केवल इतना है, कैश फ्लो को समझने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी आर नॉट considered as cash inflow और आउटफ्लो। कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज तो जो है वो कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो कंसिडर ही नहीं किए जाते, राइट। कैश मैनेजमेंट एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो गया, कैश डिपॉजिट विद बैंक, withdrawn from बैंक, ठीक है, सेल परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस में तो एक्चुअली में आप कैश का बस फॉर्म बदल रहे हो, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही हैं, ये तो कंसिडर ही नहीं किए जाते, नॉट कंसिडर्ड,
एज इनफ्लो और आउटफ्लो। इन ट्रांजेक्शन्स को ना ऑपरेटिंग में डालना है, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। फिर AS3 ये कहता है हमसे, AS3 ये कहता है कि आप अपनी एक्टिविटीज को 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दोगे। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दिखता है तो आप देखो कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कवर होना चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होना चाहिए, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कवर होना चाहिए। उसमें हमने ये पढ़ लिया कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, इसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग, प्लस एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये कुछ एक्टिविटीज होंगी जो हमें लग रहा है ना तो ऑपरेटिंग में आ रही हैं, ना इन्वेस्टिंग में आ रही है, ना फाइनेंसिंग में आ रही हैं, तीनों में ही नहीं लगेगा कि हमें आ रही है, ये कहाँ कवर करूं मैं इसे, तो फिर उसे ऑपरेटिंग में ही कवर करना है। मतलब ये रेसिडुअल पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमने पढ़ लिया एक्विजिशन, मतलब हमने खरीदा है, और डिस्पोजल या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म एसेट, एंड अदर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस अदर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना, ये अदर इन्वेस्टमेंट क्या नहीं होना चाहिए, कैश इक्विवेलेंट वाली डेफिनेशन वाले नहीं होना चाहिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? तो बहुत ही सिंपल है, या तो प्रोक्योरमेंट किया है या रीपेमेंट किया है, पैसे लाए हो या वापस लौटाए हैं। कौन कौन से फंड्स? या तो ऑनर्स फंड या तो बोरोड फंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमने तो फिक्स एसेट खरीदी है, तो आपको सीधे समझ में आना चाहिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमने तो शेयर इशू करके पैसे लेके आए हैं, तो कैश का आना और जाना, इनफ्लो और आउटफ्लो, इस स्टेटमेंट में हमें रिपोर्ट करना होता है। जब भी हम किसी भी एक्टिविटी को देखते हैं तो हम पहले क्लासिफाई करेंगे कि वो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग की डेफिनेशन ये है कि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो तो ऑपरेटिंग है ही, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग डिफाइन नहीं हो पा रही है, इवन तो हमें इस पर भी डाउट है कि यार ये ऑपरेटिंग भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका दूसरा पार्ट। तो रेसिड्यू के लिए यही वाला क्लासिफिकेशन उन्होंने रख दिया। ये AS3 ने डिसाइड किया है, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा, राइट? आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 3 की डेफिनेशन है ये, वी हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। मैं एक जनरल सेंस देता हूं तुम्हें। वो जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तुम बनाते थे ना, वो जनरली मतलब सारे एलिमेंट के लिए नहीं बोल रहा, जनरली कौन सी एक्टिविटीज मिलेंगी इसमें? जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलेगी, लेकिन कुछ इंप्योरिटीज मिलेंगी। इंप्योरिटीज का मतलब होगा कुछ एक्टिविटीज जो होंगी वो रिलेटेड टू OAFA हो सकती है, पर जनरली OA होंगी। हम कैसे पता करेंगे सर कौन सी वाली OA है जो रेवेन्यू जनरेट करने के काम आ रही होगी? उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे OA। तो इंप्योरिटीज मतलब कि कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल सकती है। ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये आगे मैं बहुत सारा काम में लेने वाला हूं, ठीक है। तो मैं एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूं तुम्हें कि ट्रेडिंग और P&L में जितने आइटम्स आते हैं, अगर उसमें कैश फ्लो हुआ है तो वो बेसिकली ऑपरेटिंग ही होती है, क्योंकि ट्रेडिंग और P&L का पर्पस ही होता है कि हम प्रॉफिट निकालें, और प्रॉफिट तभी निकलता है जब हम हमारे प्रिंसिपल रेवेन्यू को हमारे एक्सपेंडिचर से कंपेयर करते हैं और ये पता करते हैं कि हमने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है और हमने प्रॉफिट कमाया है या नहीं। इसको प्रिपेयर करने का पर्पस ही वो है, ठीक है। कंपनी के केस में ट्रेडिंग P&L का नाम हो चुका है SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।
होता वही ट्रेडिंग पीएनएल, क्योंकि तुमको ज़्यादा आदत ट्रेडिंग पीएनएल देखने की होती है। तो कंपनी ने उसका एक फॉर्मेट डिसाइड कर दिया है और उस फॉर्मेट में ही हमें ये बनाना पड़ता है, तो इसका नाम बदल के रख दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 दिया है उसके फॉर्मेट को देखने के लिए। आगे चलते हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, राइट। आगे देखते हैं, बैलेंस शीट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो तुम्हें आदत है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट देखने की, तो मैं थोड़ी सी हॉरिजॉन्टली दिखा देता हूं। हालांकि कंपनीज के केस में आपको ये वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इसमें एक पार्ट होता है एनसीए, एक होता है सीए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल बना रहा हूं मैं, ठीक है, वर्टिकल नहीं बना रहा हूं। और एक होता है आपका इक्विटी, एक एनसीएल और एक सीएल। बेसिकली यही हेड्स होते हैं, राइट। तो उसमें से ध्यान देना, ये जो सीए और सीएल वाला पार्ट है, इसका रिलेशनशिप पता है ना तुम्हें, क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। रेशियोज में भी पढ़ा होगा इसे। तो ये जो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है, ये भी कौन सी एक्टिविटी होगा? ये वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ रहे हो ना, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो अगर करंट एसेट बढ़ती है या करंट एसेट कम होती है, करंट लायबिलिटी बढ़ती है या करंट लायबिलिटी कम होती है, उसका जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है आपको कौन सी कैटेगरी में रखना है? ऑपरेटिंग में रखना है। इसमें याद रखना, कैश एंड इक्विवेलेंट ना इनफ्लो में आएंगे ना आउटफ्लो में आएंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब वही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह, इनके मूवमेंट्स नहीं लेना है। तो ये भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये करंट एसेट में शामिल होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनको छोड़ के बाकी सबकी बात कर रहा हूं मैं। अगली बात करूं तो ये जो इक्विटी और एनसीएल है, ये दोनों जो पार्ट हैं, ये फंड लेके आना और इन फंड्स का रीपेमेंट करना टाइमली बेसिस पे, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप यहां से फाइनेंस लेके आते हो, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और ये जो एनसीए वाला पार्ट है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस करंट एसेट में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो किस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो इसके अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है अगर इन्वेस्टमेंट शामिल है करंट एसेट में तो। ठीक है ना, करंट एसेट के नाम पता है ना, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह। तो आप इस बैलेंस शीट को इमेजिन करके भी ध्यान रख सकते हो कि 3 कैटेगरी की एक्टिविटीज आपको बैलेंस शीट में कहां देखने को मिलेंगी। तो सीए और सीएल को देखोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिलेगी। ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम्स देखोगे तो ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलेगी, हाँ कुछ फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग मिलेंगी। और एनसीए में आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ढूंढ सकते हो। ये मैं लोकेशन बता रहा हूं कि आपको इन्वेस्टिंग ढूंढने कहाँ जाना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल रिपोर्ट में, फाइनेंसिंग ढूंढने कहाँ जाना है या ऑपरेटिंग ढूंढने कहाँ जाना है। ये आपको बहुत सारा हेल्प और सपोर्ट करेगी जब आप बड़े क्वेश्चंस हैंडल करोगे। ठीक है, तो इसे 1 या 2 बार समझने की कोशिश करना कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटीज को कहां पाते हैं। और ये तीनों चीजें AS3 ये कहता है कि मुझे अलग से रिपोर्ट करो, ऑपरेटिंग पार्ट अलग रिपोर्ट करो, इन्वेस्टिंग पार्ट अलग रिपोर्ट करो और फाइनेंसिंग पार्ट अलग रिपोर्ट करो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे पूरा। अब देखो, इन्वेस्टिंग बोल दिया मैंने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे पूरा। AS3 की रिक्वायरमेंट यहां पे लिखी हुई है। AS3 क्या कहता है? चेंजेस का मतलब है कैश फ्लो में आए हुए चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ऑब्वियसली जब इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा तो हमारा कैश का जो वैल्यू है वो बदल रही है। हमें 3 एक्टिविटीज में ये चेंजेस रिपोर्ट करने हैं, ऑपरेटिंग में अलग, इन्वेस्टिंग में अलग और फाइनेंसिंग में अलग। ऐसा रिक्वायरमेंट किसका है? AS3 का। उसने ये 3 क्लासिफिकेशन बना के दिए हैं और वो कह रहा है कि जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तीनों एक्टिविटीज में अलग अलग एक्सप्लेन कर दो। राइट, आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या कहता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ये तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है, लेकिन एक इनडायरेक्ट डेफिनेशन भी है। जो इन्वेस्टिंग नहीं है, जो फाइनेंसिंग नहीं है, वो क्या है? ऑपरेटिंग।
और मैं तुम्हें इनसाइट दे रहा हूं कि कुछ एलिमेंट देख के तुम्हें ऐसा डाउट होगा कि सर मैं इसे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मैंने फिक्स एसेट खरीदी बेची है, ना मैं कहीं से फंड्स लाया हूं, और ना रिपेमेंट कर रहा हूं, और मुझे तो ये प्रिंसिपल रेवेन्यू भी नहीं लग रहा, जनरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं लग रही कि मैंने ये सेल्स के लिए किया है। फिर भी मैं कहूंगा फिर उसे ऑपरेटिंग में डालना, क्योंकि ये डेफिनेशन से हमें क्लियर हो गया है कि जो चीज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है उसे ऑपरेटिंग में रखना है। एक्चुअली में ये अरेंजमेंट है बस, जो AS3 ने हमें करने को बोला है, इस वजह से हम कर रहे हैं। डेफिनेटली ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ना हो, फिर भी ऑपरेटिंग में दिखेगी। ठीक है, और मैं बताऊंगा जब आगे हम बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। Cash flow from operating activity being principal revenue producing activity of the enterprise generally result in business transaction events and determine net profit and net loss। ये वो वाली बात है जो मैं तुमसे कह रहा था कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि P&L अकाउंट या SPL कह लो या P&L अकाउंट कह लो, ये जितनी एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं इसमें ज्यादातर ऑपरेटिंग ही होती हैं, क्योंकि उनका काम होता है बिजनेस की प्रिंसिपल एक्टिविटी को प्रमोट करना और सेल्स करना। राइट, सो ये वही वाली बात आ गई। आगे हम देखें, it is therefore important to identify the business activity, operating activity of the enterprise and activities that are not investing or financing। तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में केवल वही एक्टिविटी आ सकती हैं जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग है तो उसके लिए 2 क्लासेस हमने अलग बना रखी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 90% छोड़ो, 98% तक बोल रहा हूं मैं कि क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए होंगे, और कुछ क्वेश्चंस फाइनेंशियल कंपनीज के लिए हो सकते हैं। ये फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी में क्या अंतर है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है जिसका बिजनेस कुछ भी हो सकता है फाइनेंस को छोड़ के। तो फिर फाइनेंशियल कंपनी का डेफिनेशन क्या होगा? वो बिजनेसेस जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जैसे कि बैंक, जैसे कि NBFC, उनका बेसिक काम है कहीं से पैसा लेना, फिर लोगों को पैसा देना, जहां से पैसा लिया है उन्हें इंटरेस्ट पे करना, और जिन लोगों को वो पैसा उधार पे दे रहे हैं उनसे इंटरेस्ट लेना, और इसके बीच में कहीं मार्जिन कमा के अपना बिजनेस चलाना। तो एक बैंक कैसे बिहेव करती है? तुम लोगों से पैसा डिपॉजिट में लेती है, फिर उस पैसे को आगे लोगों को लोन देती है, तुमसे जो डिपॉजिट लेती है उस पर तुम्हें इंटरेस्ट पे करती है, और जिन लोगों को वो लोन देती है उनसे इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, और इंटरेस्ट कलेक्शन का जो रेट है वो ऑब्वियसली हायर रखती है, और तुम्हारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम पे किया जाता है। तो इस बीच का जो इसके बीच में जो गैप है, जो मार्जिन है, उसमें वो कमाती है। तो फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब सीधा सा समझ लो म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं, NBFC जैसे मुथूट फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड लोन, ये सब भी फाइनेंसिंग करने वाली कंपनी है ना। कोई व्हीकल फाइनेंस में कंपनी काम कर रही है, कोई गोल्ड फाइनेंस में कंपनी काम कर रही है, और बैंक तो है ही, बैंक भी कंपनीज के फॉर्म में होते हैं और वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है। उनके लिए हमारा माइंडसेट बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि उनके लिए पैसा आना है, पैसा जाना है। मतलब वहाँ पे बेसिक पर्पस उधार लेने का ये नहीं होता कि हमें कोई मशीन खरीदनी है, उनने तो पैसा उधार इसलिए लिया था कि उधार दे सके। तो वहाँ थोड़ा सा माइंडसेट बदल के हम बात करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर इनको छोड़ के, ये जो पैसों में लेन देन करके कंपनियां चल रही हैं, इनको फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं। इन कंपनीज को छोड़ के बाकी जितनी कंपनीज तुम देख रहे हो वो सब नॉन फाइनेंसिंग है ना। कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कोई ट्रेडिंग हो सकती है, कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है ना। कोई व्हीकल बेच रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहा है, कोई बना के बेच रहा है, कोई सीधा खरीद के बेच रहा है, कोई सर्विस दे रहा है। ये बाकी जो ये फाइनेंस में पैसा लेके उस पर इंटरेस्ट देना है, फिर पैसा उधार दे के उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, इस एक्टिविटी को छोड़ के जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं बिजनेस की, वो सब नॉन फाइनेंसिंग में आएगी। और मैंने कहा 98% क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में इसी में से आएगा। ठीक है, 98 छोड़ो, 100% बोलो, बड़ा क्वेश्चन तो नॉन फाइनेंसिंग पे ही आएगा, छोटा क्वेश्चन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ सकता है। आगे चलते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है। 2 बातें याद रखो, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन इसके साथ एक और बात क्या याद रखनी है? नॉन इन्वेस्टिंग
नॉन फाइनेंसिंग, इनको भी हम यही बोलेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं, एग्जाम्पल देखते जाओ और समझते जाओ बस। पैसा मिला है, कैश रिसिट, इनफ्लो हुआ है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, सामान बेच के, ये तो सबसे सीधी बात है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। फिर से कैश रिसिट हुआ है। रॉयल्टी, फीस, कमीशन, पता है रॉयल्टीज क्या होती है? रॉयल्टीज का मतलब होता है आप जैसे किसी का पेटेंट इस्तेमाल कर रहे हो या कॉपीराइट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बदले में आप उसे पैसे दे रहे हो, किसी कंसल्टेंट को फीस पे कर रहे हो, किसी ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हो, और ये सब कुछ अगर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड है तो ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? क्योंकि आपको आपका सामान बेचना है, आपको अपनी सर्विस बेचनी है, उस वजह से आपने किसी को रॉयल्टी, फीस या कमीशन दिया है, उस वजह से रॉयल्टी, फीस, कमीशन दिया है, तो वो ऑपरेटिंग है। अगर आपने किसी को सपोज ब्रोकरेज या कमीशन इसलिए दिया है कि आपकी असेट बिक जाए, फिर वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। वो तो क्यों हुआ? आपको अपनी असेट बेचनी थी। या आपने किसी को कमीशन इसलिए दिया है कि आपको शेयर मार्केट से आसानी से पैसे फाइनेंस हो जाएं, फिर ये ब्रोकर या कमीशन, ये ब्रोकरेज और कमीशन भी ऑपरेटिंग नहीं है, फिर ये फाइनेंसिंग है। तो ब्रोकरेज या कमीशन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर सिंपल लिखा है कमीशन पेड, तो हम उसे यही मानेंगे कि हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन, मतलब हमारे सेल्स के लिए हमने ये कमीशन पे किया होगा। आगे चलते हैं। तो ये कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फर्दर डिस्कस करना चाहिए। मैं इसको लिख के रख देता हूं, आगे कभी समझाऊंगा कि कमीशन जो है वो तीनों जगह आ सकता है, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैश रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये करंट एसेट है, और करंट एसेट का मतलब होता है कि हम विद इन 3 मंथ्स इनको कैश में रियलाइज करने की इच्छा रखते हैं। आपकी इन्वेंट्री हो सकती है, आपकी ये सब चीजें, ये करंट एसेट है। उसमें से ट्रेड रिसीवेबल वो वाली करंट एसेट है जिसको आपने उधारी पे माल बेचा है, मतलब वो डेटर अगर पर्सन का नाम लिख रखा है तो, और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बना रखा है, उनसे लिखा पढ़ी कर रखी है, तो फिर वो बिल रिसीवेबल है। तो डेटर और बिल रिसीवेबल ये सब ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल से अगर कैश मिल गया, मतलब रियलाइज हो गई है, डेटर ने पैसे दे दिए या बिल रिसीवेबल से पैसा मिल गया, तो ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैंने तो कहा करंट एसेट, करंट एसेट अगर कैश में रियलाइज होती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही होगी, एक्सेप्ट 2 थिंग्स। अगर इन्वेस्टमेंट है तो ध्यान से देखो, कहीं वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट तो नहीं है। आगे चलो। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स और अवेलिंग सर्विसेज। आपने गुड्स खरीदा है, परचेज किया है। अब गुड्स तो इसीलिए खरीदते हैं ताकि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी हो पाए, तो ऑब्वियसली इनको कैश पे किया है आपने, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। जैसे ट्रेड रिसीवेबल था वैसे ही ट्रेड पेबल होते हैं। जैसे हम उधार पे सामान बेचते हैं वैसे ही उधार पे सामान खरीदते हैं, बाद में पैसे देते हैं। तो जब आप बाद में पैसे दे रहे हो तो ये कैश का फ्लो तो है। और ट्रेड पेबल्स को पैसे देना मतलब कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है प्रोडक्शन के लिए, या आपने फिनिश गुड्स ही खरीदा है ट्रेडिंग के लिए कि आप आगे बेचोगे उसको, तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी से रिलेटेड है। इस वजह से ये क्रेडिटर के पेमेंट और बिल पेबल के पेमेंट भी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। जहां तक बात है, आपने वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ये क्यों करते हो आप? ताकि आप सेल्स तक पहुंच पाओ, तब तक आप ताकि आप सेल्स जनरेट कर पाओ। तो अगेन ये सारी एक्टिविटीज भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हुई, इसका मतलब है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हुई। कैश रिसिट्स ऑफ प्रीमियम, पेमेंट ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को आपने प्रीमियम वगैरह पे किए हैं। इंश्योरेंस कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है? हमारे पास गुड्स रखा होता है, उसमें आग लग सकती है, वो चोरी हो सकता है, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, और उस लॉस को बचाने के लिए, अब वो लॉस क्या बचेगा, मतलब अगर कभी लॉस हो गया तो कंपनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए हम इसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं। और अगर कल को ट्रैवल में, ट्रांसपोर्ट में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, चोरी हो जाता है, आग लग जाती है, खो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट कर देती है। अब ये फ्री में तो करेगी नहीं वो, तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम लेती रहती है। तो वो जो प्रीमियम है वो आपके नॉर्मल बिजनेस को बचाने के लिए है, राइट? तो ये तो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी से रिलेटेड हुआ। इस वजह से इंश्योरेंस के प्रीमियम हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेंगे।
इसके अलावा कैश पेमेंट ऑफ रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब देखो, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट हमसे वसूल करती है। किस पे? कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमाती है उस नेट प्रॉफिट पे ये इनकम टैक्स लिया जाता है। अप्रॉक्स 30% का रेट है इंडिया में इनकम टैक्स का। तो नेट प्रॉफिट पे अगर इनकम टैक्स रिसीव कर रही है जो गवर्नमेंट है, तो हमें ये लगेगा कि यार ये नेट इनकम टैक्स देना हम इन्वेस्टिंग रखें, फाइनेंसिंग रखें या ऑपरेटिंग रखें। अब ये एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। देखो, नेट प्रॉफिट केवल अकेले सेल्स की वजह से थोड़ी होता है। अगर तुम असेट खरीदी तुमने और उसे अच्छे प्रॉफिट पे बेच देते हो तो वो भी तो नेट प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। वो जो गेन है वो भी तो नेट प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कहां रखें हम? कंफ्यूजिंग वाली बात, राइट? तो अब ये याद रखो, ये रेसिडुअल टॉपिक जैसा हो गया। और नेट प्रॉफिट हमेशा हमेशा किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश पेमेंट एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। अब यहां पे देखो, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ये रिलेट कर सकता है दूसरों से, इसीलिए उन्होंने लिखा है अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड। अनलेस ये टैक्स आइडेंटिफाई हो रहा है फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से, आप इसे ऑपरेटिंग में रखोगे। अगर सर हमें ये पता चल गया, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि जो भी ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये केवल और केवल असेट पे लगा है, इसका प्रिंसिपल ऑपरेटिंग या प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। स्पेसिफिक मेरी एक असेट थी जो मैंने गेन पे बेच दी है, प्रॉफिट पे बेच दी है, उसी प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं है इस टैक्स में, तो फिर तो वो इन्वेस्टिंग हुआ है स्पेसिफिकली। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये इन्वेस्टिंग की वजह से, फाइनेंसिंग की वजह से या ऑपरेटिंग की वजह से है जो हमने टैक्स पे किया है या जो टैक्स का रिफंड आया है। तो ये हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, टैक्स पे करना आउटफ्लो है और टैक्स का रिफंड आना इनफ्लो कंसिडर किया जाता है कैश का, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने हमें वापस भेजा है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लिए। देखो, जितनी अंडरस्टैंडिंग लेते जाओगे उतना आसान होता जाएगा। एक साथ रटने का कोई तरीका नहीं होता इसमें, बस अंडरस्टैंड कर लो, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार क्लियर होना शुरू हो गया कि हाँ मैं इसे ऑपरेटिंग कहूंगा, मैं इसे फाइनेंसिंग कहूंगा, मैं इसे इन्वेस्टिंग कहूंगा, तो सब कुछ आसान है आगे। ये आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और मैं उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज इस लेक्चर में ऑपरेटिंग को लेके। अगले लेक्चर में हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को भी समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग कंपनी का एंगल जरा सोचो और देखो कि फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होंगी। फाइनेंसिंग कंपनी बन जाओ थोड़ी देर। हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस ये है कि हम लोगों से पैसा लेते हैं, उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं और फिर पैसा लोगों को उधार देते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है। तो हमारी जो इनकम होगी वो भी इंटरेस्ट की टर्म्स में ही होगी, राइट? तो यहां पे जो बेसिक काम है वो है पैसों को उधार पे लेना, पैसों को उधार पे देना। इसके अलावा और भी कोई काम होता होगा सर इनका? मैंने बताया म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इसमें आती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज का मतलब होता है कि वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं। आपसे पैसे लेने के बाद वो कंटिन्यूअसली शेयर खरीदते और बेचते रहते हैं और उसके बीच में जो गेन कमाते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पे एक तो इंटरेस्ट लेना देना बहुत होता है और दूसरा मार्केट में शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है। इनका बेसिकली काम ये होता है। जब ये इंटरेस्ट का लेना देना करते हैं तो फिर वो तो ठीक है कि इंटरेस्ट इनफ्लो आउटफ्लो दिख रहा है तुम्हें। शेयर्स के केस में शेयर्स की एक तो प्राइस होती है कि भाई वो 100 रुपए का खरीदा, 120 का बेच दिया, ये गेन हो गया 20 का। लेकिन शेयर्स में एक चीज और होती है, शेयर्स का रिटर्न, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो ये नाम भी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये कंपनियां डिविडेंड रिसीव कर रही हैं, ठीक है? तो डिविडेंड रिसीव करना भी इनके लिए एक तरह से प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुआ। तो इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ये इनका बेसिक प्रिंसिपल रेवेन्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्वेस्टमेंट करना, बोरो करना,
ये नॉर्मल कंपनीज के लिए तो देखो बोरो करना फाइनेंसिंग हो जाता है, इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टिंग हो जाता है, लेकिन इनके लिए ये भी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, जब वो बोरो करती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट और बोरो तो रोज का काम है ना, ये उसका बेसिक काम है, इसी से वो इंटरेस्ट और डिविडेंड जनरेट करने वाली है। तो ये एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटीज है अगर वो इन्वेस्टमेंट या बोरो कर रही है। आई होप मेरी बात समझ में आई। तो इस वजह से अगर देखो फाइनेंसिंग कंपनी तो ये काम करेगी ना, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, डिबेंचर जिसमें एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि कंपनी ने किसी से पैसे लिए और कंपनी उसे लौटाएगी, वो सब सिक्योरिटीज कहलाते हैं। और ऐसी सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग नॉर्मल काम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। नॉर्मल मतलब उसका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन इससे ही होता है, इसलिए ये सब की सब एक्टिविटी कौन सी होंगी, ऑपरेटिंग। देखो पेमेंट की बात आ गई, ठीक है, ये इसके रिसिप्ट की बात हो गई, परचेस एंड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए पॉइंट है। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पेमेंट की बात है और ये रिसिप्ट की बात है, ये दोनों पॉइंट भी बस इनफ्लो आउटफ्लो दिखा रहे हैं, एक इनफ्लो के लिए लिखा है, एक आउटफ्लो के लिए लिखा है। फिर एक बात डिविडेंड के लिए आ गई, मैंने कहा कि आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर जो रिटर्न मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और ये डिविडेंड लेना इनके लिए नॉर्मल बात है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनके, ये इनके रोज का काम है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है फाइनेंस के लिए। सैलरी, बोनस एटसेट्रा टू एम्प्लॉय, ये तो यार ऑपरेटिंग होता ही है, ये इन्होंने जो एम्प्लॉय रख रखे हैं, बैंक के जो एम्प्लॉई हैं या एनबीएफसी के एम्प्लॉई हैं या म्यूचुअल फंड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, ये इनको जो सैलरी बोनस वगैरह मिल रही है, ये तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन में ये हेल्प कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज होती है यही लोग परफॉर्म करते हैं, तो इनके लिए जो खर्चा किया जाएगा वो तो यही माना जाएगा ना कि हमें तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट करना है, इसके लिए इनको रखा है, राइट। तो अगेन ये भी ऑपरेटिंग हो गए। इनकम टैक्स की बात तो मैंने अभी की, इन एक्टिविटीज के लिए भी, वो तो सबके लिए एक जैसी बात है कि हमेशा याद रखो इनकम टैक्स जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि ये किसी पर्टिकुलर असेट को बिलोंग करता है, हमेशा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इनकम टैक्स पे करना भी और इनकम टैक्स से रिफंड मिलना भी, जितने अच्छे से तुम ये चीजें आइडेंटिफाई करोगे ना, आगे ये चैप्टर उतना आसान है, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आंसर भी बहुत आसानी से आएगा। इसलिए सीधे क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है जब तक हमारे दिमाग में ये सेट नहीं हो जाता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं। आगे चलो, expenses payment that are not directly operating activity but shown as operating activity because they are neither investing nor financing। मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं बात करूंगा। अब हम वो एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिनको नाम पढ़ के आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि यार ये ऑपरेटिंग तो लग नहीं रहा है, पर हम इन्वेस्टिंग भी नहीं लग रहा है, फाइनेंसिंग भी नहीं लग रहा है, तीनों ही नहीं लग रहे हैं, फिर भी हम उसे उठा के किस में डाल देंगे, ऑपरेटिंग में। एग्जाम्पल के लिए पहला देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब क्या है? प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो खर्चे होते हैं, वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। और देखो उस समय तो कोई प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट भी नहीं हो रहा था, पर इसे हम ना इन्वेस्टिंग में रखेंगे ना फाइनेंसिंग में रखेंगे, क्योंकि इससे ना तो पैसा आया और ना हमने कहीं पैसा लगाया है जिससे हम रिटर्न जनरेट करेंगे। तो इन्वेस्टिंग तो वही होती है ना कि हमने पैसा लगा दिया और उससे रिटर्न जनरेट हो रहा है। कोई फिक्स एसेट खरीदी है क्या हमने? फिक्स एसेट प्रोक्योरमेंट नहीं किया है ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है, इससे पैसा भी नहीं आएगा, तो ये फाइनेंसिंग भी नहीं है। ऑपरेटिंग इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट की तो बात ही नहीं हो रही, ये खर्चा तो तब कर दिया जब कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। फिर भी हम इसे, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, इवन दो ऑपरेटिंग हमें नहीं लग रही है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली उसे ऑपरेटिंग में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये AS3 बोलता है। एक और देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी एक्चुअली में कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। सर अभी आपने कहा था कैश इक्विवेलेंट के मूवमेंट को तो आपको लेना ही नहीं है। हाँ नहीं लेना है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटी की वैल्यू थी 1000 रुपए, बाद में वो 1200 रुपए हो गई। ठीक है, 1200 रुपए हो गई, इस पे 200 रुपए का
प्रॉफिट हो गया। 1000 पे आपने बाय किया, 1200 आपने सेल किया, 200 रुपए का प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अब मुझे बताओ, पहले आपका कैश 1000 रुपए था आपके पास कैश इक्विवेलेंट में, अब वो 1200 हो गया है। ये टैली कैसे होगा? ये 200 रुपए कहां बढ़ाऊं मैं दूसरी तरफ? डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो मुझे इसे प्रॉफिट तो बोलना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट बोलना पड़ेगा तो ये P&L अकाउंट में आ जाएगा, और अगर ये P&L अकाउंट में आएगा तो सवाल ये है कि P&L अकाउंट में ये किसे बिलोंग करेगा? इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, किसे बिलोंग करेगा? ये कोई लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्टमेंट थोड़ी था, ठीक है। तो इस तरह के मार्केटेबल सिक्योरिटी पे अगर कोई प्रॉफिट लॉस हो गया तो उसे हमें कौन सी एक्टिविटी कंसीडर करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग भी नहीं है, इन्वेस्टिंग भी नहीं है। इस 200 रुपए की बात हो रही है केवल, 1000 और 1200 की नहीं हो रही, वो तो कैश इक्विवेलेंट है, और उनके लिए मैंने बोला है 1000 और 1200 के लिए कि इनके फ्लो का कुछ भी नहीं करेंगे हम। जब 1000 रुपए हमने आउटफ्लो किए थे तब भी कंसिडर नहीं करेंगे, इस इनफ्लो को भी कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट कंसिडरेबल। लेकिन ये 200 रुपए तो कंसिडरेबल है ना, ये 200 बढ़ कैसे गया, और ये 200 का रिफ्लेक्शन हम कहां करेंगे? आप तो ये बोल दोगे कि हमने अपने आप जादू से बढ़ गए क्या 200 रुपए? प्रॉफिट हुआ ना, वो रिकॉर्ड में तो आएगा, और वो रिकॉर्ड में कहां आएगा? वो P&L में जाके क्लोज हो जाएगा, और P&L में क्लोज होगा तो हम जब P&L के आइटम्स देख रहे होंगे तो हम बाइफरकेट कर रहे होंगे, यार ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। तो इस कैटेगरी को देखते से आइडेंटिफाई कर लेना कि यार ये क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है इसलिए मैं इसे ऑपरेटिंग में रखूंगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ये जो मैं पहले से बता रहा हूं कि प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज बोला किसको जाता है? अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो जो आप सेल कर रहे हो तो फिर वो आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हुआ। अगर आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो उसके लिए भी सेल्स। अगर आप एक फाइनेंस कंपनी हो तो फिर आप वो जो लोन लेते हो, परचेज एंड सेल करते हो सिक्योरिटी की, ये प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी हुई। तो इसको आप रीड करो ध्यान से कि इनकी प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर हो तो कमीशन के लिए काम करते हो आप, ब्रोकरेज के लिए, वो आपकी प्रिंसिपल जनरेटिंग एक्टिविटी हुई, राइट। और उसमें भी आप क्या करते हो? ब्रोकर भी क्या करके कमीशन कमाता है? परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और फाइनेंस कंपनी भी परचेज सेल ऑफ सिक्योरिटी प्लस लोन्स, ये दो काम होते हैं उसके, लोन में डील करना और सिक्योरिटी में डील करना। ब्रोकर का काम होता है अकेले मार्केट की सिक्योरिटी में डील करना, और बाकी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग तो देखो बाइंग सेलिंग में परचेज सेल है, और उधर तो मैन्युफैक्चरिंग परचेज एंड सेल है। तो ये आपके प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इस लेक्चर में मैंने कहा कि हम पूरा सीख के मानेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो इलस्ट्रेशन 1, चलो एक एग्जांपल तो देख ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम समझते हैं कि और कितना हम इसमें कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड एज और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, आइडेंटिफाई करो, गुड्स सेल करने के लिए एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, यस। अगली देखो, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग है। सैलरी एंड वेजेस पेमेंट किया है, ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से यहां पे लिखा है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज ने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये बोरोइंग है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ये ऑपरेटिंग नहीं होगी। ये कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है कि इसके लिए नॉर्मल काम है। नॉन फाइनेंसिंग कंपनीज इस एक्टिविटी के थ्रू फाइनेंस इकट्ठा करती हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन ही क्या है? आपने कहीं से कोई बोरो किया है या रीपेमेंट किया है, उस वो बोरो और रीपेमेंट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ही, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी फाइनेंसिंग है। तो अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन पे तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं है, ये फंड्स की व्यवस्था करने के लिए एक्टिविटी है, राइट। तो ये फाइनेंसिंग हुई। आगे चलते हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है।
फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, फिक्स असेट खरीदने में पैसे लगाए। डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि डिविडेंड किनको दिया जाता है? जिनको शेयर इशू किए जाते हैं। तो अगर आप किसी को शेयर इशू करते हो तो उसने आपको आज पैसे दे दिया, आप उसके पैसे यूज कर रहे हो, जब प्रॉफिट कमाओगे तो उसमें से उसको डिविडेंड दोगे, राइट, ऑनर है वो आपका। आगे चलो, सेल ऑफ कार, कार बेच रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना, एक लॉन्ग टर्म असेट बेच रहे हो। कमीशन रिसीव्ड, देखो कमीशन को लेकर उसने कुछ भी क्लियर नहीं करा कि ये कमीशन किस चीज के लिए पे किया है। ये कमीशन तीनों जगह आ सकता है। अगर ये कमीशन आपने फिक्स असेट बेचने के लिए पे किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अगर ये कमीशन आपने फाइनेंस से रिलेटेड पे किया है कि आपको पैसा लाना था, इसलिए आपने किसी को ब्रोकर अपॉइंट करके उसको कमीशन दिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। और क्या बिजनेस में सेल, और जब हम गुड सेल करते हैं उसके लिए कमीशन पे नहीं करना पड़ता, उसके लिए भी कमीशन पे कर सकते हो, पर वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कौन सा है। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो हम किस में रखेंगे? जनरल केस में। जनरल केस क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने कहा तीनों में अगर कंफ्यूजन हो गया है तो रेसिड्यू क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे चलो, अमाउंट, कैश चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिनसे हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग में पैसा लेना है, मतलब ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी वाला मामला है, और इस वजह से ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब तक ये आइडेंटिफिकेशन नहीं बने, आप अगर चैप्टर आगे कर भी लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी मेहनत हो जाएगी और फिर समझ में आएगा कि यार ये फ्रस्ट्रेट कर रहा है चैप्टर। तो मेरा सजेशन यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को ग्रिप करने का सबसे सीधा तरीका है, आपको आइडेंटिफिकेशन आ जानी चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए हो तो फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फिर एक कॉमन सेंस है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये उन्होंने आंसर लिखे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी थी। कैश रिसीव फ्रॉम सेल, परचेज, सैलरी, वेजेस, कमीशन, और ठीक है ना, 1 2 3 9 और 10 हमने भी यही आइडेंटिफाई किए हैं। देखो ये रहा 1 2 3 और ये रहा 9 एंड 10, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज प्रैक्टिस करनी होगी और कोई बहुत ज्यादा देर नहीं करनी होगी। मतलब आपने आधा घंटा 1 घंटा दे दिया ऑपरेटिंग को और इतना ही समय मिला के दे दिया फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को, तो फिर आगे सब आसान होगा। तो सीधे जंप मत करो क्वेश्चन पे, आगे चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये और देखते हैं, फिर आगे मैं अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करा दूंगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एज और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से वही आइडेंटिफिकेशन करनी है, मेरे साथ आइडेंटिफाई करो। फिर से देखो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ सैलरी, पॉज करके देख लिया करो तुम्हें क्या लगता है और फिर मेरी बात सुना करो। तो पेमेंट ऑफ सैलरी अगर आप कर रहे हो, मतलब ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये फाइनेंसिंग है। बोरो करने के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं, फाइनेंस के लिए दिया जा रहा है, राइट। आगे रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा लोन पे इंटरेस्ट रिसीव क्यों किया होगा पता है? ये इन्वेस्टमेंट होगा, ये आपने लोन दिया है किसी को तभी तो इंटरेस्ट आपको मिला है, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर, आप परचेज कर रहे हो शेयर्स, शेयर्स खरीद रहे हो, इशू नहीं कर रहे हो। अगर शेयर खरीद रहे हो मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब यहां पे देखो, मैं जरा यहां पे देखूं कि ये कौन सी कंपनी है, फाइनेंशियल, और ये देखते से ही मेरे पूरा नजरिया बदल जाएगा। कहां कहां बदल जाएगा? खास तौर पे जब पैसों का लेन देन हो रहा है। अगर पैसों का लेन देन हो रहा है तो फिर ये पूरा नजरिया बदल जाएगा। मैंने जानबूझ के ये समझाया कि अभी हम यही करके आए नॉन फाइनेंसिंग पे, लेकिन अब मैं नजरिया बदल रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा कि ये तो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है। फिर से आ जाओ, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, ये तो ऑपरेटिंग रहेगा सर, फाइनेंसिंग होगे तो भी, क्योंकि एम्प्लॉय को दे रहे हो ये, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, एक फाइनेंसिंग कंपनी ने लोन लिया, ये उसके डेली बेसिस का, डेली रूटीन का काम है, लोन लेना, उस पर इंटरेस्ट देना, ऑपरेटिंग।
इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, डेली रूटीन ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, हमने शेयर्स खरीदे हैं ट्रेडिंग के लिए, पर मैं तो एक फाइनेंशियल कंपनी हूं। अभी नॉर्मल कंपनी होती ना तो ये क्या हो जाता, इन्वेस्टमेंट। अभी इसीलिए मैंने उस फ्लो में कराया था। अब ये क्या बनेगी, ऑपरेटिंग। ये नॉर्मल काम है हमारे लिए, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेशन का काम है। हमारी कंपनी कमाती है इस चीज का है कि वो ट्रेडिंग करती है शेयर्स की लोगों के बिहाफ पे। आगे देखो, परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, परचेज ऑफ शेयर एज इन्वेस्टमेंट। अब ये ध्यान से देखना, मैंने जानबूझ के नीचे पहले लिख दिया था। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट अब नहीं करती होगी क्या? वो पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कस्टमर के लिए वो एक अलग चीज है, खुद के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट करती होगी। जब वो खुद के लिए इन्वेस्टिंग करती है ना, तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। देखो, इसको समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एसी की दुकान है, एयर कंडीशनर की, तो वो एसी बेचता है, तो क्या वो अपने दुकान को ठंडा रखने के लिए एसी नहीं लगा सकता? वो जो एसी बेच रहा है वो सारे एसी तो उसका स्टॉक है, लेकिन उसने जो अपनी दुकान में अपनी दुकान को ठंडा करने के लिए एसी लगाया है वो उसकी फिक्स एसेट है। ये एग्जांपल मैंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स दिया, पर तुम्हें मैं एक अंतर बता रहा हूं। उसके पास एसी ही रखे हैं, पर वो उनकी कैटेगरी अलग है। वो जो दुकान को ठंडा कर रहा है एसी, वो उसकी फिक्स एसेट है, और वो जो सारे स्टॉक में रखे हैं जो बेचने के लिए, वो उसका करंट एसेट है। ऐसे ही समझा रहा हूं कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक बैंक कस्टमर के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में पैसा कमाती है, पर वो अपने लिए भी जो उसकी सेविंग होती है उसे भी तो इन्वेस्ट करती है। तो यहां पे लिखा है एज इन्वेस्टमेंट, ये क्लियर कर रहा है मुझे, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जबकि ऊपर देखो, शेयर्स खरीदे, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ट्रेडिंग के लिए, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। आई होप मेरी बात समझ में आई। किसी को दिक्कत है तो बताओ। आगे चलो, सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑपरेटिंग। इशू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसने डिवेंचर इशू किए हैं, इशू का मतलब होता है उसने फंड इकट्ठा करने के लिए डिवेंचर इशू किए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। ये डिस्प्यूटेड ये डिस्प्यूटेड मामला है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, क्या ये लोन उसने अपने फाइनेंस के लिए लिए हैं, या उसने बिजनेस करने के लिए आगे लोन देने के लिए लोन लिए हैं? अगर उसने ये लोन बिजनेस के लिए लिए हैं तो ये ऑपरेटिंग है, लेकिन अगर उसने फाइनेंस के लिए लिए हैं तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाएगी। ये डिस्प्यूटेड है, नो डाउट, इस पे स्टार लगाओ आराम से। वो क्लैरिटी नहीं दे रहा क्वेश्चन में, कस्टमर से लिए हैं ये बोल के, या एक्टिविटी कौन सी करना चाहता है वो इस लोन को लेके, ये वो क्लेरिफाई नहीं कर रहा है। अकेला लोन लिखा है, तो हमें क्या करना है सर एग्जाम में? अकेला लोन लिखा है और क्लैरिफिकेशन नहीं है कि उसने लोन लिया है, तो ऑब्वियसली उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेंगे, क्योंकि फंड्स के लिए उसने ये लोन लिया होगा। ये मानना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है नो डाउट। नोट लिखेंगे हम कि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये लोन उसने अपने फाइनेंस के लिए लिया है या बिजनेस करने के लिए लिया है एज अ फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। और कोई कंफ्यूजिंग है क्या इसमें? परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग कोई कंफ्यूजिंग नहीं, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कोई कंफ्यूजन नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे तो कंफ्यूजन है ही नहीं, परचेज सेल ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये एक चीज और है जिस पे डिस्कशन हो सकता है, सेल ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखो, कस्टमर के बिहाफ पे अगर आपने शेयर सेल किए हैं, कस्टमर के बिहाफ पे, ये आपने नहीं किए।
जब हम कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहे हो मतलब आप एज ब्रोकर काम कर रहे हो, और अगर आप एज ब्रोकर काम कर रहे हो तो कमीशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, राइट। आपने केवल कस्टमर के बिहाफ पे सेल किया है। एक कस्टमर के बिहाफ का एक और चीज था परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ये दोनों काम आप एज ब्रोकर कर रहे हो। अगर एज ब्रोकर कर रहे हो तो फिर ये आपकी एक्टिविटी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि आप ये काम कैसे कर रहे हो, कस्टमर के बिहाफ पे। तो यहां पे एक्चुअल में कमीशन होता आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट कमीशन की तो बात ही नहीं हुई है कि उसने कमीशन रिसीव किया है, ठीक है। तो कस्टमर के बिहाफ पे अगर आप ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये एक्चुअल में क्या होता है, मैं ये थोड़ा सा ऐसे समझो, ये आपकी ब्रोकरेज फर्म है, ये आपका कस्टमर है, ये आपको पैसे देता है, वो पैसे आप मार्केट में लगा देते हो। तो बेसिकली में ये इनफ्लो और ये आउटफ्लो जो हुआ कैश का, ये इनफ्लो और आउटफ्लो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए। कंफ्यूजिंग बात, बट बेसिकली आप इसमें से कमाते क्या हो, कमीशन, ठीक है। तो यहां पे जो इनफ्लो आउटफ्लो है, उस इनफ्लो आउटफ्लो को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह सकते हो कि मैंने ये बिजनेस करने के लिए और कमीशन कमाने के लिए एक्टिविटी की है एज अ ब्रोकर, नो डाउट। पर इस पे डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट ये होता है कि आजकल जो है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आजकल जो है कस्टमर सीधे मार्केट में पैसे लगाता है, आप बीच में उससे पैसे अपने पास रिसीव ही नहीं करते। ये है गेम। पहले ऐसा होता था तो इसे ऑपरेटिंग कहा जाता, पर अगर ये डायरेक्ट ये मूवमेंट सीधा वाला है तो आपके पास ना पैसा आया ना पैसा गया, आपके पास केवल कमीशन आएगा। तो जब कैश इनफ्लो आउटफ्लो ही नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट कैसे करें। अब है ना, इतने ढंग से समझा देती अगर ये बुक तो क्या बात थी, बुक नहीं समझाती, बस इतना लिख के छोड़ देती है। हम क्या करेंगे, बुक का ट्रेंड यही है कि आप ये वाला केस समझो, वो वाला केस मत समझो। तो यहां पे ये एज ब्रोकर आपके पास कैश फ्लो ही नहीं हुआ, नो कैश फ्लो, ये समझो इसका मतलब। इसे हम कैश फ्लो कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन किसके लिए आएगा पता है, जब क्वेश्चन ब्रोकर के लिए पूछा जाए कि यू आर अ ब्रोकर फर्म, तब ये क्वेश्चन है। और मैं बताऊं तुम्हारी बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बट मैंने तुम्हें लॉजिक समझा दिया कि ऑपरेटिंग होता अगर ब्रोकर के पास पैसे आते फिर जाते, फिर तो कैश का फ्लो दिखाना पड़ता ना, पैसे आए पैसे गए, यहां पे कैश फ्लो दिखाएंगे ही नहीं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये देखो, इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए नहीं है कि इसे याद रखना है, नहीं नहीं नहीं, बस इसे आइडेंटिफाई करना है। पहली चीज ब्रोकर फर्म होनी चाहिए, फिर उसके पास पैसे आके जाना चाहिए, तो फिर ये हम दोनों ऑपरेटिंग ही लिखते। लेकिन अब ये सीधा हिसाब हो गया है क्लाइंट का, और मार्केट में सीधे पैसे जाते हैं, ब्रोकर तो केवल एक ही अमाउंट रिसीव करता है, उसका कमीशन। जबकि पहले ऐसा होता था कि हम पैसे ब्रोकर को देते थे और ब्रोकर मार्केट में लगाता था। ये जब से एप्लीकेशंस और ये सब आ गई है ना, ऑनलाइन हो गया है पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तब से ये सिस्टम बंद हो गया है कि हम ब्रोकर को पैसे देंगे ब्रोकर लगाएगा ना, हम सीधे लगाएंगे, ब्रोकर के थ्रू लगाएंगे, ब्रोकर बस अपना कमीशन लेगा। सो आगे से इसको धीरे धीरे इनको ठीक करना होगा। तो हम भी यही जा रहे हैं, बुक भी उसी पे जा रही है, लेटेस्ट ट्रेंड पे, बट एक्सप्लेन नहीं कर रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेटेस्ट ट्रेंड यही है कि अब क्लाइंट से पैसा सीधा जाता है मार्केट के पास, ब्रोकर के थ्रू होके नहीं जाता। इस वजह से ब्रोकर के पास केवल कमीशन जाता है। तो अगर ब्रोकर, ये एक्चुअल में ये लिखना गलत हो गया, परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अब आप परचेज कैसे लिख सकते हो, इसलिए ये कंफ्यूजन कर रहा है। आपने थोड़ी खरीदा है, कस्टमर ने खरीदा है, आपने केवल सपोर्ट दिया है, तो इसको ऐसे लिखो कि सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ शेयर टू द कस्टमर, और फिर आपको कमीशन मिलेगा। ये लिखी गलत तरीके से रहे हो, इसलिए कंफ्यूजन करता है। अगर आप कस्टमर से पैसा लेते और फिर मार्केट में लगाते तो डेफिनेटली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिखाना पड़ता।
आई होप मेरी बात समझ में आ गई। यही सारी चीजें नीचे नोट्स में समझा रखी हैं, यू कैन रीड दीज नोट्स। आगे चलते हैं, लास्ट थिंग पे पहुंच गए हम। स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज क्लासिफाइड और शोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय बोथ फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। ये 1 नंबर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाइवा के लिए भी। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताओ जो फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग दोनों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो। कितनी बार पढ़ लिया ये, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, एज सिंपल एज दैट। और बता तू, टैक्स पेड और रिफंड, इसके अलावा ये भी ऑपरेटिंग होगा दोनों के लिए। तो आई होप ऑपरेटिंग एक्टिविटी काफ़ी सारा समझ में आया होगा। ये लेक्चर मैंने 1 घंटे का इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें इसमें स्लोली ये बात समझा सकूं। अगर तुम ये आइडेंटिफिकेशन सीख गए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो और इजी हो जाएंगे, और उसके बाद कैश फ्लो आसान होता जाएगा। सबसे कोर टॉपिक जिस पे दिमाग लगाने हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, आगे भी। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी जल्दी आपको चीज़ें समझाएगा कि कैसे आपको जो है आंसर की तरफ मूव करना है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।